हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज हम दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की पुरस्कार कहानी को बहुत ही विस्तार के साथ में समझते हुए अध्ययन करने वाले हैं। ये कहानी आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में, इसके अलावा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगी हुई है। यदि इस कहानी के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊं तो जयशंकर प्रसाद के, जैसा कि आपको पता होगा कि 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए थे। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। तो उनका जो चौथा कहानी संग्रह है आंधी, वो 1931 में प्रकाशित हुआ था। और इस कहानी में दोस्तों, इस कहानी संग्रह में 11 आपकी कहानियाँ थी, जिनमें से 11वीं कहानी आपकी पुरस्कार है। चौथा कहानी संग्रह में, आंधी कहानी संग्रह में 1931 में जो प्रकाशित हुआ था, उसमें 11 कहानियाँ हैं, जिसमें 11वीं कहानी है वो पुरस्कार है। इसी कहानी संग्रह में आपके मधुआ जैसी शानदार कहानी है, और नीरा, घीसू, इस प्रकार की कहानियाँ 3-4 जो प्रसिद्ध कहानियाँ मानी जाती हैं, वो इसी आंधी कहानी संग्रह में प्रकाशित है। तो अब हम पुरस्कार के बारे में बात करें। ये दोस्तों आदर्शवादी कहानी कही जा सकती है, आदर्शवादी कहानी कही जा सकती है। इसके अलावा रामचंद्र तिवारी ने अपने हिंदी गद्य साहित्य में इसे रोमांटिक या स्वच्छंदतावादी कहानी भी माना है, ठीक, या स्वच्छंदतावादी। इसमें मुख्य रूप से दोस्तों व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम के मध्य द्वंद्व है वो दिखाया गया है, और राष्ट्र प्रेम पर व्यक्तिगत प्रेम को कुर्बान करके और उसके बाद में अपने आत्मबलिदान के माध्यम से पुरस्कार के रूप में अपना मृत्यु मांगने पर व्यक्तिगत प्रेम का निर्वाह भी सम्यक रूप से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर प्रसाद जी हैं वो, जो इस कहानी की जो पात्र है मधुलिका, वो व्यक्तिगत प्रेम और पहले तो व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम के द्वंद्व में जूझती है, और फिर बाद में राष्ट्र प्रेम को महत्ता देती है, और फिर अपनी मृत्यु मांग करके अपने व्यक्तिगत प्रेम का भी निर्वाह कर लेती है। तो ये इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, थीम है। इस कहानी की यदि थोड़ी सी मैं आपको सारांश है वो सुनाऊं, तो सारांश ये है कि वर्षा ऋतु है वो आरंभ हो गई है, आर्द्रा नक्षत्र है वो लगा हुआ है, और जिस समय खेतों में क्या है, बुवाई का समय होता है, जो कि अब इस समय चल रहा है। और उस समय मधुलिका है वो कौशल राज्य की रहने वाली है, और उसका एक योद्धा था सिंघमित्र, उसकी कन्या है। कौशल राज्य का एक नियम था कि कौशल नरेश हैं, जिनका कि नाम नहीं आया है, प्रतिवर्ष हैं वो इंद्र पूजन का अवसर पर किसी के खेत को लेकर के उसमें क्या है, हल चलाते थे, और फिर वो हल और खेत है वो क्या है, राज्य का हो जाता था, और उसके पुरस्कार स्वरूप कुछ राशि है खेत वाले को दे दी जाती थी। अब की बार है वो मधुलिका की ज़मीन ली गई है, लेकिन जैसा कि मधुलिका की पूर्वजों की यही थाती है, वो उसका पुरस्कार है वो नहीं लेती है। राजा को पता चलता है कि ये सिंघमित्र की कन्या है, तो उससे बहुत प्रभावित होते हैं और कहेंगे कि इसका तुम जब चाहो जब पुरस्कार मांग सकती हो। उसी उत्सव को देखने के लिए मगध का राजकुमार है अरुण, वो भी आता है, और वो मधुलिका के सरल सहज सौंदर्य पे क्या है, भोली चितपन पे क्या है दोस्तों, मुग्ध हो जाता है। बात आई गई हो जाती है, मधुलिका अपना जैसे तैसे समय बिताती है, बहुत ही गरीबी हालत में रहती है। हाँ, इससे पहले क्या है, वो मगध का राजकुमार है वो मधुलिका को क्या है, प्रपोजल देता है,
प्रेम का निवेदन करता है, लेकिन वो उसको ठुकरा देती है। समय बीत जाता है। 3 वर्ष बाद में अंधेरी रात में बरसात हो रही है। फिर वही बरसात है और फिर वो अपनी झोंपड़ी में मधुलिका पड़ी है, बाहर किसी की आवाज़ आती है शरण चाहिए, तो फिर वही राजकुमार उसे देखता है और फिर वो उसको क्या है, प्रेम निवेदन करता है। अब मधुलिका में क्या है, थोड़ा सा आत्मबल है वो कम हो गया है और वो उसको बातों में बहला लेता है और उसके प्रेम को स्वीकार कर लेती है। अब मगध का जो राजकुमार है वो वहाँ से क्या है, निकाला गया था और वो कौशल को जीतने की योजना बनाता है। उसके पास में कुछ सैनिक थे जिसमें मधुलिका है वो उसका साथ देती है और उसको क्या है, दुर्ग के पीछे की जो ज़मीन है वो मांग लेती है ताकि अरुण वहाँ से हमला कर सके। लेकिन तब उसके मन में राष्ट्र प्रेम का और व्यक्तिगत प्रेम का द्वंद्व है वो चलता है और अंत में जैसा कि मधुलिका में नारी सुलभ कमजोरियां हैं, लेकिन फिर भी उसमें आत्माभिमान आत्मबल इतना है कि वो उन कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते हुए राष्ट्र प्रेम को महत्ता देती है और राजा को सब कुछ सच सच बता देती है। तब अरुण को है वो बंदी बना लिया जाता है और उसे मृत्युदंड है वो सुना दिया जाता है। फिर राजा है वो मधुलिका से कहता है कि अब तुम्हें क्या पुरस्कार मांगना है, कोई पुरस्कार हम तुम्हें देना चाहते हैं, तुम मांगो। तो मधुलिका क्या है, अपने व्यक्तिगत प्रेम को भी सम्यक रूप से निर्वाह करती हुई अपने लिए भी मृत्युदंड है वो मांग लेती है। इसी चरम अवस्था पर कहानी का अंत है वो समाप्त हो जाता है। तो आरंभ दोस्तों जिस नाटकीयता के साथ में, जिस उत्साह के साथ में हुआ है, अंत उतना ही दोस्तों और भी नाटकीयता से प्रभावोत्पादकता के साथ में हुआ है। तो अंत, मध्य और प्रारंभ में तीनों में क्या है, इसमें एकान्विति है, आदर्श प्रधान कहानी है। तो ये आपका कहानी का सारांश हो गया। चलिए तो हम कहानी को पढ़ते हैं। ये प्रसाद जी का क्या है, परिचय है, जो आप साहित्य के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। उनकी रचनाएं जैसे कि आप जानते हैं कामायनी है, महाकाव्य, आंसू है खंडकाव्य, झरना 1918 में, लहर 1933 में, प्रेम पथिक, कानन कुसुम उनके प्रमुख काव्य हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु नाटक लिखे हैं। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती जो कि अपूर्ण है के अतिरिक्त कई संग्रहों में आंधी, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, देवव्रत की भी इन्होंने रचना की है। महाकाव्य कामायनी के कारण इन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। हिंदी साहित्य जगत इनका सदैव ऋणी रहेगा। तो ये बहुत ही सरल सा इनका परिचय है। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सभी शामिल रचनाएं बहुत ही अच्छी तरह से हमारे चैनल पे करवाई जा रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि प्रत्येक रचना का, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कविता क्या है, आचार्य शुक्ल का निबंध, शिरीष के फूल प्रेमचंद जी की कफन कहानी है वो करवा दी गई है और सब पर शानदार प्रश्नोत्तरी भी दोस्तों करवाई जाएगी। इसके अलावा आचार्य शुक्ल के इतिहास की क्लासेज हैं वो रोज़ लगातार चल रही हैं, तो आप उनको भी देखिएगा जिससे कि आपको इतिहास के प्रति एक गहरी समझ और रुचि है वो विकसित होगी। तो चलिए पढ़ते हैं पुरस्कार कहानी। आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र से दोस्तों शुरुआत हुई है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस नक्षत्र की बात है वो कहानी में आई है, तो आर्द्रा नक्षत्र की। आकाश में काले काले बादलों की घुमड़ जिसमें देवदुंदुभी का गंभीर घोष। देवदुंदुभी का गंभीर घोष यानी कि दोस्तों बादलों की क्या है, बहुत बड़ी गर्जना हो रही है। प्राची के एक निरभ्र कोने से, प्राची यानी पूर्व दिशा के निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा, यानी कि सूर्य है वो झांकने लग गया है। स्वर्ण पुरुष यानी कि सूर्य जब उदय होता है तो क्या है, सुनहरा रंग का होता है। दिखने लगी महाराज की सवारी। शैलमाला के अंचल में समस्त उर्वरा भूमि से सौंधी बास उठ रही है, यानी क्या है, पहली पहली बरसात उठ रही है। तो पहली बरसात में जब ग्रीष्म ऋतु में तपती हुई लू से झुलसती हुई मिट्टी पर जब बरसात की दोस्तों पहली बरसात होती है तो उससे क्या है, भीनी सुगंध है वो उठती है, सौंधी बास है वो उठती है। नगर तोरण से जय घोष हुआ। भीड़ में गजराज का चामरधारी शुंड उन्नत दिख पड़ा। हर्ष और उत्साह की समुद्र हिलोर भरता हुआ आगे बढ़ने लगा।
तो काव्यमयी यहाँ पर क्या है, भाषा प्रसाद जी की दिख रही है। प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित, प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा, मंगल सूचना से जनता ने हर्षध्वनि की। यानी कि पूरा वातावरण है वो प्रकृति में है, यहाँ तक प्रसाद जी ने उपस्थित किया है। वर्षा ऋतु का वातावरण है वो उपस्थित कर रहे हैं। रथों, हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्ति थी। तो रथों की, हाथियों की और अश्वारोहियों की पंक्ति है। आजकल पुरस्कार कहानी है, कई सालों से लगी हुई है और लगातार इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कई बार ऐसे अप्रत्याशित क्वेश्चन भी बन जाते हैं जिनकी हम कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकते। तो रथों, हाथियों और अश्वारोहियों का क्रम से भी दोस्तों क्या है, जैसे कि यूजीसी नेट में बवाल मचा रखा है क्रम से लगाने का, तो आप रथों, हाथियों और अश्वारोहियों की भी पंक्ति थी। दर्शकों की भीड़ कम ना थी, गजराज बैठ गया, सीढ़ियों से महाराज उतरे। यानी गजराज पे कौन बैठे हुए हैं, महाराज बैठे हुए हैं। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के दो दल, आम्र पल्लवों से सुशोभित मंगल कलश और फूल कुमकुम खीलों से भरे हुए ताल मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्वस्तियन किया। स्वर्ण रंजित हल्की मूठ पकड़कर यानी जो थोड़ा वह क्या है, पूजा पाठ है, हलवल की पूजा है, थोड़ी सी शुरुआत जो करते हैं पूजने के लिए, उसको स्वस्तियन कहते हैं। स्वर्ण रंजित हल्की मूठ पकड़कर महाराज ने जुते हुए सुंदर पुष्ट बैलों को चलने का संकेत दिया। तो स्वर्ण रंजित हल्की मूठ को पकड़ करके महाराज ने जुते हुए सुंदर बैलों को चलने का संकेत दे दिया। बाजे बजने लगे, किशोरी कुमारियों ने खीलों और फूलों की बरसातें वो कर दी। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। तो कहाँ पर यह उत्सव मन रहा है दोस्तों, कौशल में मन रहा है। कौशल एक आपका क्या है, जनपद था जिसकी राजधानी है वो श्रावस्ती थी। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता। तो कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए महाराज है वो क्या बनते, किसान बनते, और किसान की तरह है हल चला करके वो भूमि को जोतते थे। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम और गोठ होती थी। तो किसका पूजन होता था, इंद्र देवता का। बरसात का महीना है, वर्षा के देवता हैं वो इंद्र हैं, तो इंद्र पूजन की धूमधाम होती थी। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह में संपन्न होता। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर योग देते। मगध का एक राजकुमार, अब यहाँ पर दूसरा आ गया दोस्तों। एक तो कौशल है, एक क्या है, मगध भी अपने समय का क्या है, बहुत शक्तिशाली जनपद रहा है, महाजनपद। एक राजकुमार अरुण है, अपने रथ पर बैठा बड़े कुतूहल के साथ यह दृश्य देख रहा था। बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। तो क्या है, मधुलिका का खेत है वो इस बार के इंद्र पूजन के अवसर के लिए चुना गया है। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल कर देती। यह खेत मधुलिका का था जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था, इसलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका को ही मिला। जिसका खेत चुना जाता था उसको ही बीज देने का, थाली पकड़ने का सम्मान है वो मिलता था। वह कुमारी थी, यानी कि अभी तक अविवाहित थी और सुंदरी थी। कौशेय वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं शोभित हो रहा था। वह कभी उसे संभालती, कभी अपनी रूखी अलकों को। यानी कि जो थोड़ी सी जो लट पड़ जाती है उनको क्या कहते हैं, अलकों को। कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर, यानी कि गोरे माथे पर श्रम कणों की भी कमी ना थी। वे सब बरौनियों में गुथे जा रहे थे, किंतु महाराज को
बीज देने में उसने शिथिलता देरी नहीं की। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे, विस्मय से, कुतूहल से। और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को। आहा, कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। तो जो मगध का राजकुमार अरुण है दोस्तों, वो इंद्र पूजन को नहीं देख रहा है, वो तो मधुलिका के सौंदर्य पे मुग्ध हो चुका है, क्योंकि उसका जो सौंदर्य है वो क्या है, सहज है, उसमें कोई भी चमक दमक नहीं है, बहुत ही सीधा और भोला सौंदर्य है, और उसकी चितवन में कोई भी वक्रता नहीं है, बहुत ही सरल चितवन है। उत्सव का प्रधान कृत्य है वो समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका के खेत को पुरस्कृत किया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं, यानी कि महाराज हैं वो उत्सव पूरा होने के बाद में कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर के उसके थाल में मधुलिका के में डाल दी। वह राजकीय अनुग्रह था। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उन स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्योछावर यानी कि उसार के बिखेर दिया। मधुलिका की उस समय की ऊर्जस्वित मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे, यानी कि इतना उसमें आत्मबल था कि पूर्वजों की थाती को, एकमात्र धरोहर को वो क्या है, पैसों के बल पे बेचना नहीं चाहती थी। उसने महाराज के क्या है, उसको न्यौछावर किया और उसको क्या है, खेत में बिखेर दिया। महाराज की भ्रकुटी भी जरा चढ़ी थी कि मधुलिका ने सबने कहा कि देव, यह मेरे पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। तो क्यों उसने मूल्य अस्वीकार कर दिया? क्योंकि पितरों की भूमि को बेचना क्या है, मधुलिका के अनुसार अपराध है। महाराज के बोलने के पहले ही वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर में कहा, अबोध, क्या बक रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार? तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है। तो कितना मूल्य है? वृद्ध मंत्री के अनुसार महाराज द्वारा दिया गया धन मधुलिका के खेत का कितना मूल्य है? चौगुना मूल्य है। फिर कौशल का तो यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है, तू आज से राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई। यानी कि आज तेरा खेत है वो राजा जी ने ले लिया है, राजकीय अनुग्रह में आ गया है, संरक्षण में आ गया है, तो तू भी क्या है, आज से जो भी है तेरा खर्चा पानी है, जो भी आपका संरक्षण किया जाएगा वो क्या है, राजकीय रक्षण आपका किया जाएगा, उसकी तू अधिकारिणी हो गई है। इस धन से अपने को सुखी बना। तो ये किसका कथन है? वृद्ध मंत्री का। तू आज से राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई, किसका कथन है? वृद्ध मंत्री का। राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा कोई विरोध ना था और ना है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। मधुलिका उत्तेजित हो उठी। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा कि देव, वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंहमित्र की एकमात्र कन्या है। तो किसकी है? सिंहमित्र की कन्या है, जो कि किस युद्ध में लड़ा था? वाराणसी के युद्ध में। महाराज चौंक उठे। सिंहमित्र की कन्या, जिसने मगध के सामने कौशल की राज रख ली थी, उसी वीर की मधुलिका कन्या है। मगध से क्या है, कौशल का युद्ध हुआ था, यानी कि कौशल है और जो मगध है आपस में क्या है, प्रतिद्वंदी राज्य हैं, शत्रु हैं आपस में। और वाराणसी में युद्ध हुआ था, इसलिए उसका नाम क्या है, वाराणसी युद्ध है। मगध के सामने कौशल की राज रख ली थी किसने? सिंहमित्र ने। उसी वीर की मधुलिका कन्या है। हाँ देव, मंत्री ने सबने कहा। इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है मंत्रीवर? महाराज ने पूछा। देव, नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है, वह भी अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, अर्थात भू संपत्ति का चौगुना मूल्य उसे मिलता है। यानी कि कितना मूल्य देने की प्रथा थी? 4 गुना मूल्य है वो देने की प्रथा थी। उस खेती को वह व्यक्ति वर्ष भर देखता है, वह राजा का खेत कहा जाता है। महाराज को विचार संघर्ष से विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। महाराज चुप रहे। जय घोष के साथ सभा विसर्जित हुई। सब अपने अपने शिविरों में चले गए, किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने ना देखा। वह अपने खेत की सीमा पर
विशाल मधुक वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में अनमनी बैठी रही। तो उसके बाद है वो मधुलिका क्या है, अपने खेत पे एक विशाल वृक्ष लगा हुआ था, मधुक वृक्ष, जिसे कि क्या है, महुए का पेड़ है वो कहा जाता है। तो उसके नीचे है वो अनमनी सी बैठी रहती है। अब हम अगला भाग देखेंगे। रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था। राजकुमार अरुण उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। वह अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। आँखों में नींद ना थी। प्राची में जैसी गुलाली खिल रही थी, वही रंग उसकी आँखों में था। यानी कि यहाँ पर क्या है, प्रत्यक्ष रूप से लक्षणम क्या कहा गया है कि प्राची में जैसी गुलाली खिल रही थी, जैसी गुलाल जैसा रंग है, वो सुनहरा रंग है, वो मधुलिका का था। तो उसका चेहरा है, उसकी जो सहज भोला सौंदर्य है, सरल चितवन है, वो ही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रही है। सामने देखा तो मुडेर पर एक कपोती, तो किस पक्षी का है, कपोती का दोस्तों, कबूतरी का यहाँ पर क्या है, एक पैर पर खड़ी पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। अरुण उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था। वह देखते देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा। रक्षक गण ऊँघ रहे थे। अश्व के पैरों के शब्द से चौंक उठे। युवक कुमार तीर सा निकल गया। सिंधु देश का तुरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता घूमता अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे, सिंधु देश का तुरंग प्रभात, सिंधु देश का यानी किस देश का है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, कि सिंधु सैंधव तुरंग है दोस्तों, ठीक है। सिंधु के तुरंग काठियावाड़ के घोड़े हैं वो प्रसिद्ध थे, मारवाड़ के घोड़े। सिंधु देश का तुरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता घूमता अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न निद्रा का सुख ले रही थी। अरुण ने देखा एक छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है। यानी कि छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर के पड़ी है। यानी कि छिन्न माधवी लता के माध्यम से अब जयशंकर प्रसाद उसकी मधुलिका की स्थिति का ही वर्णन कर रहे हैं कि जो मधुलिका सुबह के प्रभात में सुंदर लग रही थी, अब वो क्या है, उस लता के समान लग रही है कि जो किसी पेड़ की शाखा के सहारे चढ़ती है और उस पेड़ की शाखा से उसको हटा दिया जाए। पेड़ की शाखा ही जिसका सहारा हो और उसी सहारे को उससे छीन लिया जाए, तो जिस प्रकार से लता सूख जाती है, उस प्रकार कुम्हला जाती है, उसी प्रकार की मधुलिका है वो लग रही है। सुमन मुकुलित भ्रमर निष्पन्द थे। सुमन क्या है, मुकुलित थे और भ्रमर है वो निष्पन्द थे। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत किया उस सुषमा को देखने के लिए, परंतु कोकिल है वो बोल उठा। अब यहाँ पर देखिए, कोकिल यानी कोयल, और कोयल है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन प्रसाद जी ने जहाँ पर भी कोयल कोकिल शब्द का प्रयोग किया है वो पुल्लिंग के अर्थ में किया है, ये है। तो इसमें आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रसाद जी ने इसका क्या है, थोड़ा सा गलत प्रयोग है वो किया है, लेकिन इन्होंने जहाँ पर भी प्रयोग किया है वो कोकिल का बोल उठा, कोकिल चिल्ला, कोकिल बोला, तो इस प्रकार ही इन्होंने पुल्लिंग में इसको क्या है, कोयल को, कोकिल को पुल्लिंग माना है। जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया, छी, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले धृष्ट तुम कौन। मधुलिका की आंखें खुल पड़ीं। उसने देखा एक अपरिचित युवक, वह संकोच से उठ बैठी। भद्रे, तुम ही ना कल के उत्सव की संचालिका रही हो। उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था कल। उस सम्मान क्यों आपको कल का स्वप्न सता रहा है। भद्र, आप क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट ना रहने देंगे। मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है। देवी, तो ये किसका कथन है, अरुण का कथन है। मेरे उस अभिनय का, जो मैंने अभिनय किया था खुश रहने का, क्योंकि मेरी भूमि छिन रही थी उस समय भी मैं क्या है, उत्साह के साथ में महाराज को थाल दे रही थी। मेरी विडम्बना का,
कि मेरी क्या विडम्बना है कि एकमात्र मेरी संपत्ति है, धरोहर मेरे पितृ पितामहों की क्या है, भूमि है, और वो भी मुझे क्या है, राज्य के संरक्षण में देनी पड़ गई। आहा मनुष्य कितना निर्दय है, अपरिचित। तो ये कथन भी आपसे आ सकता है, किसका कथन है, मधुलिका का। क्षमा करो जाओ अपने मार्ग, सरलता की देवी मैं मगध का राजकुमार, तुम्हारे अनुग्रह कहा प्रार्थी हूँ। तो देखिए प्रसाद की भाषा में प्रपोजल आप देखिए कि मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह यानी तुम्हारे दया का प्रार्थी हूँ, मेरे हृदय की भावना अब गुंठन में रहना नहीं चाहती है। यानी अब वो क्या है, प्रसाद पाना चाहती है उसे अपनी। अब उसी पर क्या है, मधुलिका बोल पड़ती है, राजकुमार मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंदन बिहारी, और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। आज मेरी स्नेह की भूमि पर मेरा अधिकार छीन लिया गया है, अतः मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपहास ना कर। तो मधुलिका है वो दुख से विकल क्यों है, क्योंकि उसकी भूमि पर से उसका अधिकार है वो छीन लिया गया है। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा, नहीं वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है, मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो। देखिए उसमें मतलब उसे अपनी भूमि का दुख भी हो रहा है, लेकिन फिर भी वह अपने स्वाभिमान को रक्षित करते हुए उसे अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त करके क्या कहती है कि राष्ट्रीय नियम है और मैं उस राष्ट्रीय नियम को नहीं बदलना चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख मिले। तब तुम्हारा रहस्य क्या है, यानी कि तुम अपनी भूमि भी चाहती हो और फिर राष्ट्रीय नियम को भी बदलना नहीं चाहती, तुम दुख भी झेलना चाहती हो। यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। तो उसका रहस्य क्या है, मानव हृदय का है कि मनुष्य का हृदय ऐसा ही है। राजकुमार नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर ना खिंचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने ना आता। मधुलिका उठ खड़ी हुई। तो क्या कहती है कि ये जो रहस्य है कि मैं अपनी भूमि भी चाहती हूँ और फिर देश के राष्ट्रीय नियम, राष्ट्र के नियम को भी तोड़ना नहीं चाहती हूँ, चाहे फिर मुझे कितना ही दुख हो। तो ये क्या है, मानवीय क्या है, मानवीय वस्तु है। और यदि मानव का हृदय नियमों से बांधा होता कि भाई राष्ट्रीय नियम है ये कह दिया और फिर उसको क्या है दुख भी ना हो, तो तुम्हारा हृदय है जो आज मुझ पर क्या है आ गया है, वो नियम के हिसाब से तो किसी राजकुमारी पे आना चाहिए था, क्योंकि तुम मगध के राजकुमार हो। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा, किशोर किरणों में उसका रत्न किरीट चमक उठा, यानी रत्नों से जड़ा हुआ जो मुकुट है वो उसका क्या है चमक जाता है। अश्ववेग से चला जा रहा था, यानी कि मधुलिका ने उसका प्रपोजल है वो ठुकरा दिया है। मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत ना हुई, उसके हृदय में टीसी होने लगी, वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी। यानी कि मधुलिका भी क्या है, ऐसा कौन है दोस्तों जिसके सामने एक राजकुमार है कृषक बालिका से सामने वो प्रपोजल रखे उसको क्या है वो स्वीकार कर दे। तो मधुलिका अपने हृदय में अंदर चाहती तो थी, लेकिन उसे विश्वास न था। उसे लगा कि ये राजकुमार है, इसका और मेरा क्या मेल है, ये आएगा और इसका प्रेम है वही है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इसीलिए उसको क्या है विश्वास ना हो पाया और उसने उसको क्या है अस्वीकार कर दिया। लेकिन जब 3 साल बाद में ये आएगा तब उसको मधुलिका को क्या है इस पर विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में ये मुझसे सच्चा प्यार करता है। मधुलिका ने राजा का प्रतिपादन अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरों के खेतों में काम करती और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। मधुलिका वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्ण कुटीर थी, सूखे डंठलों से उसकी दीवार बनी थी। मधुलिका का वही आश्रम था। कठोर परिश्रम से जो रूखा सूखा अन्न मिलता वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी। आसपास के कृषक उसका आदर करते, वह एक आदर्श बालिका थी। दिन सप्ताह महीने और वर्ष बीतने लगे। शीतकाल की अब अगला भाग है। शीतकाल की रजनी अब क्या है, सर्दी ऋतु आ गई है। शीतकाल की रजनी
मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूप। अब देखिए वही वातावरण है फिर वो उपस्थित किया है। अब क्या है, थोड़ी ऋतु बदली है, पहले बरसात का मौसम था, अब शीतकाल आ गया है, मेघों से वही आकाश भरा हुआ है, वो बिजली की दौड़ धूप है, मधुलिका का छाजन है वो टपक रहा है। यानी छप्पर के आगे थोड़ा सा क्या है, पानी है वो टप टप कर रहा है। छाजन ग्रामीण भाषा में कहते हैं। ओढ़ने की कमी थी, जैसे घर की छजली होती है वो पत्थर से बनी हुई होती है, इसी प्रकार छप्पर होता है, झोंपड़ा होता है, उसकी भी दीवार से थोड़ा आगे हट करके वो ऊपर की जो फूंस वगैरह है वो लगाई जाती है, ऊपर का जो आवरण है, तो उससे क्या है दीवार पे पानी नहीं आता है, तो उसे ही कहते हैं छाजन। वह ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ा करके सोच रही थी। जीवन के सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ बढ़ती घटती रहती है। आज बहुत दिनों बाद उसे बीती हुई बात स्मरण हुई। 2 नहीं 3 वर्ष हुए होंगे, तो कितने वर्ष बाद की घटना है, 3 वर्ष बाद। इसी मधु के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था। तो जीवन से सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित करते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ बढ़ती घटती रहती है। किस कहानी का कथन है? ये है जयशंकर प्रसाद की कहानी का, पुरस्कार का। वह अपने हृदय से पूछने लगी, उन चाटुकारी शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक सी वह पूछने लगी, क्या कहा था? दुख दग्ध हृदय उन स्वप्न सी बातों को स्मरण रख सकता था। यानी कि क्या है, उस समय वो दुख से विकल थी, तो दुख दर्द हृदय उन स्वप्न सी बातों को स्मरण रख सकता था, और स्मरण ही होता तो भी कष्टों की इस काली निशा में वह कहने का साहस करता, हाय रे विडंबना। यानी अब वह सोच रही है कि क्या विडंबना थी बताओ। आज मैं वो चाहती हूँ कि आज कोई राजकुमार मुझसे, यदि आज कोई आए और मेरे सामने प्रेम निवेदन करे। यानी कि वो अभावों से क्या है, थोड़ी सी विकल हो गई है, त्रस्त हो गई है। अब उसके जीवन में वो थोड़ा सा क्या है, जीवन में मधुमास है, वो चाहती है। आज मधुलिका, देखिए मधुलिका है और वृक्ष भी किसका है, मधु का है। जीवन में भी मधु के समान इसके क्या है, सरसता है, सहजता है। और आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया था। मगध की, क्या कह रहे हैं कि दारिद्र्य की ठोकरों ने, हमने एक कहानी पढ़ी क्या, कफन, उसमें भी क्या है, दरिद्रता की, मारक गरीबी का भयंकर चित्रण किया गया है। तो दरिद्रता व्यक्ति को कितनी संवेदनहीन बना देती है, तो वहाँ पर हमने वो चीज़ देखी। यहाँ पर क्या है, दरिद्रता ने जो मधुलिका है उसका जो थोड़ा सा अभिमान था उसको झुका दिया है, उसे व्यथित और अधीर कर दिया है। मगध की प्रासाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों के रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। अब वो सोचने लगी कि शायद मैं उस समय उसके प्रेम निवेदन को स्वीकार कर लेती तो आज मैं मगध की रानी बनी होती। तो उसके क्या है, प्रसाद माला महलों के वैभव का काल्पनिक चित्र है, उसकी आंखों के सामने देख रहा है। खिलाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन में कह रही थी, अभी वह निकल गया। वर्षा ने भीषण रूप धारण किया, गड़बड़ाहट बढ़ने लगी। गड़गड़ाहट है ये, गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। ओले पड़ने की संभावना। मधुलिका अपनी जर्जर झोंपड़ी के लिए कांप उठी। ओले बढ़ने की संभावना से मधुलिका अपनी जर्जर झोंपड़ी के लिए कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ। कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। यानी कि बाहर है वही राजकुमार खड़ा हुआ है अरुण, तो वो क्या कह रहा है, कौन है यहाँ कोई अंदर है, पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंठलों का कपाट खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा कि एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है।
सहसा वे चिल्ला उठी राजकुमार। मधुलिका, आश्चर्य से युवक ने कहा। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देख करके चकित हो गई। इतने दिनों के बाद आज फिर? अरुण ने कहा। कितना समझाया मैंने, परंतु। मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत करने देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, और आज आपकी यह क्या दशा है? सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। यानी कि क्या है, राजकुमार ने मगध में क्या विद्रोह कर दिया है, इसलिए उसको विद्रोह के आरोप में उसको निर्वासित राज्य से क्या है, निकाल दिया गया है। अब वो कौशल में क्या है, जीविका करने आया है। लेकिन उसका स्वप्न है, वो उसका जो वो उद्देश्य है वो कुछ अलग है। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथनी कृषक बाल का, यह भी एक विडंबना है। तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। अब अगला भाग है। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, कोहरे से चांदनी, हाड़ कँपा देने वाला समीर। तो भी अरुण और मधुलिका पहाड़ी गहवर यानी कि पहाड़ी के गुफा के नीचे के द्वार पर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। तो एक तो मधु का वृक्ष आता है और एक यहाँ पर वट वृक्ष आ रहा है। मधुलिका की वाणी में उत्साह है। अब देखिए जीवन में क्या है, उत्साह आ गई है, तरंग आ गई है, किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता। मधुलिका ने पूछा, तो सावधानी ये किसकी है? क्योंकि उसका उद्देश्य है, वो उस उद्देश्य के लिए मधुलिका को अपना क्या है, साधन बनाना चाहता है। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है? बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। किसका कथन है? ये है अरुण का कथन है। ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं। तो कौन है? सैनिक। भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता और करता ही क्या? क्योंकि इन्हीं ने तो क्या है, विद्रोह करने में मेरा साथ दिया। जब इन्होंने कठिन समय की घड़ी में मेरा साथ नहीं छोड़ा तो मैं इन्हें कैसे छोड़ देता? क्यों? हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते हैं, तो तुम नहीं कमा सकते। भूल ना करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ। नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। निराश क्यों हो जाऊँ? अरुण के शब्दों में कंपन था। वह जैसे कुछ कहना चाहता था पर वह कह ना सकता था। तो क्यों सैनिकों को रखे हुआ है? क्योंकि उसे अभी अपने बाहुबल पे भरोसा है और वो नए राज्य की स्थापना करना चाहता है, यानी कि कौशल का अधिपति बनना चाहता है। नवीन राज्य? ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं। भला कैसे? कोई ढंग तो बताओ, मैं भी कल्पना का आनंद ले लूँ। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राजरानी के समान सिंहासन पर बिठाऊंगा। तुम अपने छिने हुए खेत की चिंता करके भयभीत हो। एक क्षण में सरल मधुलिका के मन में प्रमाद का अंधड़ बहने लगा। यानी जो नारी सुलभ कमजोरियां हैं दोस्तों, देखिए उन्हीं के आवेश में बद्ध होती हुई ये क्या है, अरुण के बहकावे में आ जाती है। अंधड़ बहने लगा, द्वंद्व मच गया। उसने सहसा कहा, आहा, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। अरुण डिठाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो। युवती का वक्षस्थल फूल उठा। वह हाँ भी नहीं कह सकी और ना भी नहीं। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया। कुशल मनुष्य के समान उसके अवसर को हाथ से ना जाने दिया। यानी कि उसे लगा कि अब ये क्या है, मेरे कहवे में आ गई है, मेरी बातों में आ गई है। तो कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से ना जाने दिया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पण लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल के सिंहासन पर बिठा दूं मधुलिके। अरुण के खड़ का आतंक देखोगी। मधुलिका एक बार कांप उठी। वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुख से निकला क्या? तो ये द्वंद्व को चित्रित कर रहे हैं। सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित हैं। यह मैं जानता हूँ। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वे स्वीकार ना करेंगे। और मुझे भी यह विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 2022 की फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों आ चुका है कि जो सैनिक हैं वो कहाँ पर गए थे, तो दस्युओं का दमन है वो करने के लिए बहुत दूर चले गए थे।
मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगीं। दारुण भावना से उसका जो मस्तक है वो झंकृत हो उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो, जो कहोगे वह करूंगी, मंत्रमुग्ध सी मधुलिका ने कहा। आगे का भाग है। स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था में आंखें मुकुलित किए हुए हैं। एक चामर धारणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है। चामर के शुभ्र आंदोलन उस कोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे हैं। तांबूल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है। तांबूल कहते हैं पान को। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। आंखें खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है, आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई। उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है। 3 वर्ष हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। ओहो, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो क्यों? अच्छा अच्छा, तुम्हें मिलेगा। प्रतिहारी, नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि, वहीं मैं अपनी खेती करूंगी। तो मधुलिका क्या मांगती है? राजा से दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप जंगली भूमि, जो कि क्या है, बंजर पड़ी हुई थी, जो खेती के काम की नहीं थी, वहाँ मांगती है। मुझे एक सहायक मिल गया है, वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी तो बनाना होगा। उज्जड़ भूमि है, ऊबड़ खाबड़ भूमि है। महाराज ने कहा, कृषक बालके, वह बड़ी ऊबड़ खाबड़ भूमि है, तिस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। फिर निराशा से लौट जाऊं? सिंहमित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी ये प्रार्थना। राजा भी क्या है, द्वंद्व में पड़ गया है, क्योंकि एक तो सिंहमित्र का उस पर क्या है, कर्ज है, उसका भार है, और उसका मधुलिका खेत लिया है, और उसने भी क्या है, उसका मूल्य नहीं लिया, तो उसका भी उस पर भार है। देव जैसी आज्ञा हो, जाओ तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ। मैं अमात्य को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूँ। जय हो देव, कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राजमंदिर के बाहर आई। दुर्ग के दक्षिण भयावनी नाले के तट पर घना जंगल है। आज मनुष्यों के पद संचार से शून्यता भंग हो रही थी। अरुण के छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काटकर पथ बन रहा था। नगर दूर था, फिर उधर यूं ही कोई नहीं आता था, फिर अब तो महाराज की आज्ञा से वह मधुलिका का अच्छा सा खेत बन रहा था। तब इधर की किसको चिंता होती। एक घने कुंज में अरुण और मधुलिके एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे हैं। संध्या हो चली थी। उस निबिड़ वन में उस नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपनी नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। तो पक्षीगण हैं वो क्यों कोलाहल कर रहे हैं? नवागत मनुष्यों को देखकर। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठीं। सूर्य की अंतिम किरणें झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगीं। अरुण ने कहा, 4 प्रहर और विश्राम करो, प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा। मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिका तो क्या कह रहा है कि 4 पहर के बाद में जो ये जीर्ण है, यानी कि बहुत ही कमज़ोर पड़ गया है कौशल राज्य, क्योंकि जब सिंहमित्र था तब तो उसने मगध को हरा दिया था, लेकिन अब वो बहुत ही क्या है, जीर्ण पड़ गया। और सेनापति भी क्या है, अपने सैनिकों को लेकर के पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर गए हैं। भयानक अरुण, तुम्हारा साहस देखकर मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम, तो कितने सैनिक हैं अरुण के पास? 100 सैनिक हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों, बन सकता है। रात की तीसरे पहर में मेरी विजय यात्रा होगी। तो कौन से पहर में? तीसरे पहर में। तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य। तुम अपनी झोंपड़ी में यह रात बिताओ, प्रभात से तो राजमंदिर ही तुम्हारी लीला निकेतन बनेगा। यानी सुबह से तो क्या है, तुम महल में ही राजरानी के पद पर अभिषिक्त होगी। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना सशंक थी। वह कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा, अंधकार अधिक हो गया, अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के
प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए, तब रात्रि भर के लिए विदा मधु लिखी। क्या कहता है कि मुझे अभियान के जो प्रारंभिक कार्य हैं, अपना जो भी हमें शुरुआत के लिए क्या क्या कैसे करना है, क्या योजना बनानी है, अर्धरात्रि तक वो हमें पूरी कर लेनी चाहिए। मधुलिका उठ खड़ी हुई, कटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से बढ़ने वाले अंधकार में वह झोंपड़ी की ओर चली। पथ अंधकार में था और मधुलिका का हृदय भी निबिड़ तम से घिरा हुआ था। अब देखिए, मधुलिका के जो हृदय की स्थिति है वही वातावरण के बाहर की स्थिति है कि मधुलिका का हृदय भी क्या है, घने अंधकार से घिरा हुआ है, क्योंकि उसमें क्या है, व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम का द्वंद्व है वो चल रहा है। उसका मन सहसा विचलित हो उठा, मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत थी कि पहले वह उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ, यदि वह सफल ना हुआ तो अरुण भी जाएगा और मधुलिका भी देशद्रोह के अपराध में फांसी चढ़ेगी। फिर सहसा सोचने लगी, वह क्यों सफल हो, श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए। मगध कौशल का चिरशत्रु, ओहो उसकी विजय, कि भाई जब उसका पिता है, उसका बाप है, वो मगध से युद्ध लड़ते हुए क्या जिसने वीर गति पाली, अब उसी मगध का एक कौशल का चिरशत्रु, उसी मगध का एक आदमी, उसका विद्रोही, अब वो कौशल पर अधिकार कर ले, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। कौशल नरेश ने क्या कहा था, सिंहमित्र की कन्या, सिंहमित्र कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है। नहीं नहीं, मधुलिका मधुलिका, उसके अंदर की आवाज़ है वो बोल रही है, जैसे उसके पिता उस अंधकार में पुकार रहे हों। वह पगली की तरह चिल्ला उठी और रास्ता भूल गई। एक रात पहर बीत चली, पर मधुलिका अपनी झोंपड़ी तक ना पहुंची। वह उधेड़ बुन में विक्षिप्त सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंहमित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित होती जाती। यानी सिंहमित्र हैं जो कि उसे राष्ट्र प्रेम के लिए ललकार रहे हैं, और अरुण की जो मूर्ति है वो उसे व्यक्तिगत प्रेम है वो उसकी अपनी तरफ है वो खींच रही है। उसके सामने आलोक दिखाई पड़ा, वह बीच पथ से खड़ी हो गई। प्राय 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे थे और आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक था। यानी कि यहाँ पर भी क्या है, 100 उल्काधारी हाथ में मशाल लिए हुए अश्वारोही में चले आ रहे हैं। उसके बाएं हाथ में अश्व का बलगा और दाहिने हाथ में नग्न खड्ग था। अश्व की नकेल थी, दाहिने हाथ में क्या है, नग्न खड्ग था। अत्यंत धीरता से वह टुकड़ी अपने पथ में चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच पथ से हिली नहीं। प्रमुख सैनिक पास आ गया, पर मधुलिका भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोककर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब तक दूसरे अश्वारोही ने कड़क कर कहा, तू कौन है स्त्री? कौशल के सेनापति को शीघ्र उत्तर दे। तो दूसरा सैनिक कौन है? वो है अधेड़ सैनिक, यानी वृद्ध सेनापति। रमणी जैसे विकार ग्रस्त स्थिति में चिल्ला उठी, बांध लो मुझे, मेरी हत्या करो, मैंने अपराधी ऐसा किया है। सेनापति हंस पड़े, बोले, पगली है। पगली नहीं, यदि पगली होती तो इस विचार वेदना क्यों होती। सेनापति, मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। क्या है, स्पष्ट कह। श्रावस्ती के दुर्ग पर एक पहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। कि कौशल की जो राजधानी है श्रावस्ती, उसका जो दुर्ग है वो एक प्रहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा, यानी उनके हाथ में चला जाएगा। दक्षिणी नाले के पार उनका आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं 20 अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वारोही के साथ बांधी गई। तो क्या है, अरुण के पास भी क्या है, 100 सैनिक थे, सेनापति के पास भी 100 सैनिक हैं। 80 सैनिक तो उसने क्या है, दक्षिणी नाले की तरफ भेज दिए, और 20 सैनिकों को लेकर है खुद वो दुर्ग की तरफ बढ़ा। अगला भाग, श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न है वो देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है। यानी क्या कह रहा है कि अब वो जीर्ण शीर्ण हो गया है, उसकी इतनी शक्ति नहीं रह गई है। और उसका सेनापति भी देखिए दोस्तों, प्रसाद जी ने क्या है, वृद्ध दिखाया है। राजा को भी निद्रा में मग्न बताया है। अब वह केवल कई गांवों का अधिपति है, फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की
स्वर्ण गाथाएँ लिपटी हैं। वह लोगों की ईर्ष्या का कारण है। जब थोड़े से अश्वारोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुके तब दुर्ग के प्रहरी चौंक पड़े। उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना। द्वार खुला, सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेन। तो दोस्तों, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? तो दुर्ग का जो प्रहरी है तो किससे कहता है, उसका नाम क्या है? अग्निसेन। सेनापति की जय हो। 200। तो दुर्ग में कितने सैनिक हो गए दोस्तों? 200। 100 सेनापति के पास हैं, उन्हें शीघ्र ही एकत्र करो। तो देखो सैनिक शक्ति भी कितनी रह गई है, मात्र 300 सैनिक है, परंतु बिना किसी शब्द के। 100 को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो। आलोक और शब्द ना हो, ना तो कोई आवाज़ होनी चाहिए, ना ही कोई लौ है या प्रकाश होना चाहिए। तो पहले तो 80 चले गए दक्षिणी नाले की तरफ, और 100 हैं वो फिर चले गए, यानी कि 180 तो वहाँ हो गए, और 100 और 20 120 हैं वो इधर हो गए। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा, वह खोल दी गई। उसे अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राजमंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वह अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे। पहले भी इन्हें सोते हुए दिखाया जा ऊँघ रहे थे, अब यहाँ पर भी क्या है, सुख निद्रा के लिए, यानी कि क्या है, तभी तो इसकी जो शक्ति है वो कम रह गई है। किंतु सेनापति और साथ ही मधुलिका को देखते ही चंचल हो उठे। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा है। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सिंहमित्र की कन्या फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र यानी कि खेत नहीं बन रहा? कोई बाधा? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की भूमि से दी है। क्या उसी संबंध में तुम कहना चाहते हो? देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है, और इसी स्त्री ने मुझे पथ में ये संदेश दिया है। राजा ने मधुलिका की ओर देखा, वह कांप उठी, घृणा और लज्जा से गड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका, यह सत्य है? हाँ देव। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्र करके तुम चलो, मैं आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंहमित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया है। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले उन आतताइयों का प्रबंध कर लो। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हो गया साहब, और दुर्ग उल्का के आलोक में तिरंजित हो गया, यानी कि अश्वारोहियों उसने अरुण को बंदी बना लिया, और उल्का के आलोक में यानी कि खुशी के लहर वो यहाँ पर दौड़ गई। भीड़ ने जय घोष किया, सबके मन में उल्लास था। श्रावस्ती दुर्ग आज एक दस्यु के हाथ में जाने से बचा। आबाल वृद्ध नारी आनंद से उन्मत्त हो उठे, यानी कि आबाल वृद्ध, बच्चे से लेकर बूढ़े तक नारी हैं, आनंद से क्या है, उन्मत्त हो उठे, पागल हो गए। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। सुबह हो गई। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार करते हुए कहा, वध करो। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी, प्राण दंड। तो अरुण को क्या दंड दिया गया? प्राण दंड। मधुलिका बुलाई गई, वह पगली सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका, तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग। वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरे निज में जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ ना चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग ले, तो मुझे भी प्राणदंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। तो देखिए दोस्तों, कितना अंतिम जो भाग है इसका कितना चरमोत्कर्ष के साथ में परिणति सफल हुआ है, और चरम अवस्था पर जाकर के समाप्त हुआ है। कि अभी तक लग रहा था कि भाई पढ़ते हुए कहानी को कि भाई जो मधुलिका है वो केवल राष्ट्र प्रेम का निर्वाह करेगी और व्यक्तिगत प्रेम के लिए राष्ट्र प्रेम को क्या है, कुर्बान कर देगी। लेकिन यहाँ पर वो अंत में अपना प्राणदंड मांग करके व्यक्तिगत प्रेम की भी रक्षा कर लेती है। तो यहाँ पर जो द्वंद्व था उसको भी क्या है, वो उसमें सामंजस्य बैठा लेती है, संतुलन बना लेती है। तो ये थी आपके पुरस्कार कहानी। ठीक है,
इसकी शब्दावली देखते हैं। निरभ्र, बादलों से रहित। उर्वरा भूमि, उपजाऊ। हेम माने स्वर्ण, अनुरंजित, रंगा हुआ। कौशेय माने दोस्तों क्या है, गेरुआ वस्त्र होता है। ऊर्जस्वित, ऊर्जा से भरी हुई। अनुग्रह, कृपा। तुरंग, घोड़ा। दस्यु, डाकू। निबिड़, घना, विक्षिप्त, पागल। आलोक, प्रकाश। उपकार, भलाई। उल्का, मशाल या तारा। आतताई, अत्याचारी। स्वस्तियन हो जाएगा कल्याणार्थ, मंगल कामना। तो ये आपकी पुरस्कार कहानी हो गई। इसकी दोस्तों जो शानदार प्रश्नोत्तरी है, हालांकि जितने जितने मुख्य मुख्य क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी मैंने आपको अभी पढ़ाते हुए बता दिए गए हैं, लेकिन इन सबको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में और इसके तथ्यों से संबंधित, इसकी समीक्षा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इसके बनेंगे तो वो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से लेकर के आऊँगा। तो आशा है कि आपको ये कहानी है वो पसंद आई होगी। अन्य जो कहानियाँ और जो रचनाएं हमने पढ़ा दी हैं, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की लगभग सारी रचनाएं हमारे चैनल पे आरपीएससी सेकंड ग्रेड प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। या फिर नए तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। वीडियो के नीचे दोस्तों ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमें आपकी जो प्रतिक्रिया उसके बारे में पता चले, जिससे कि हम अपनी वीडियो को और अधिक है वो प्रभावशाली बना सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।